तो यहाँ से हम लोग हुमायूं की असली कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा वो क्या है, हुमायूं को जो कुछ मिला इसको अपने फादर की वजह से यानी कि बाबर की वजह से मिला। अब हुमायूं अपने दम पर क्या करता है खुद, वो चीज़ देखेंगे। और कब से कब तक का, 1530 से लेकर 1540 तक का फर्स्ट फेज में देखेंगे, और 1540 के बाद क्या होगा वो सेकेंड फेज में देखेंगे। ठीक, तो चलिए अब लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए हुमायूं हैड टू हुमायूं हैड टू मेजर राइवल्स। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो इसके दो मेजर राइवल्स थे। कौन? पहला सुल्तान बहादुर ऑफ गुजरात, सुल्तान बहादुर ऑफ गुजरात, और दूसरा शेर शाह सूरी इन बिहार। तो गुजरात में कौन है? सुल्तान बहादुर। ये कौन सा एरिया आया? ये आया इसके साम्राज्य का साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और बिहार वाला तो किस में आ गया? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला एरिया इसके दो मेजर राइवल थे, और बाकी तो इसके भाई थे, साइड बाय साइड तो बाकी सब में इसके भाई थे। बाकी यही दो इसके मेजर राइवल थे। बाद में भाई भी राइवल होते हैं कि नहीं होते वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी जो ये दो ऐसे थे जिनसे इसको मेनली मुकाबला करना था, यानी कि अगर इनको जीत गया तो साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए फर्स्टली हुमायूं started campaign against शेर शाह सूरी, but abandon it and concentrated towards गुजरात। तो पहले ये किसकी तरफ? बिहार की तरफ गया कि शेर शाह सूरी को हराकर पूरा बिहार कब्जा कर लें, क्योंकि थोड़ा बिहार था, मतलब समझिए तो वेस्ट साइड का बिहार था, लेकिन ईस्ट साइड सासाराम वगैरह और ये नालंदा, सासाराम, ये सब जो एरिया है, बक्सर वगैरह, ये सब इसके कंट्रोल में नहीं था। जो यूपी से थोड़ा सा नहीं, सासाराम वगैरह कह रहा हूँ, हाँ सासाराम वगैरह ये सब एरिया इसके कंट्रोल में अभी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया, कुछ कुछ हिस्सा जैसे सिवान वगैरह, ये सब एरिया इसके कंट्रोल में उस बाबर के समय से ही था। अब क्या होगा? तो पहले ये क्या करता है, उधर जाता है, लेकिन उधर इसको कुछ दिक्कत होती थी, गुजरात की तरफ चलाता है फिर से। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन हिज गुजरात कैंपेन ही succeeded and annexed Gujarat and Malwa,
चंपानेर and the fort of Mandu followed next। तो गुजरात में इसको अच्छी खासी सफलता मिलती है, यानी कि जो मेवाड़ या बाकी जो गुजरात का इधर का एरिया है, मांडू वगैरह, ये सब एरिया पर इसको गुजरात, मालवा और बाकी पूरा गुजरात नहीं, कुछ हिस्सा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है गुजरात का, वहाँ पर इसको सफलता मिल जाती है। इतना जीतने के बाद ये फिर से किधर जाता है, मांडू फॉलोड नेक्स्ट। तो इतना के बाद फिर ये अपना कंसंट्रेशन किधर करता है, दोबारा से अपना कंसंट्रेशन बिहार की तरफ लगाता है। किधर लगा देता है, बिहार की तरफ। ठीक है, क्योंकि उस वक्त अब शेरशाह सूरी काफ़ी पावरफुल हो चुका था, तो शेरशाह सूरी को रोकना इसके लिए ज़रूरी था। तो लिखिएगा, तो शेरशाह सूरी को जब ये रोकने जाता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किस टर्म में, कॉन्सेंट विद द अफगान्स, विथ अफगान्स। क्यों, क्योंकि ये सब क्या थे, अफगान थे। हमें पता है कि बंगाल में जो था, जिसने बंगाल को अलग किया था, वो अफगान रूलर था, दिल्ली सल्तनत से अलग करने वाला। तो यहाँ पर जो भी इस्लाम मुस्लिम शासक आया वो अफगान रूलर था। तो इस वजह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटेस्ट विथ अफगान्स, अफगान के साथ इसका। और अफगान में कौन है, शेरशाह सूरी है। तो लिखिएगा, लिखिए, अफगान चीफ शेरशाह सूरी was attempting, Afghan chief Sher-Shah Suri was attempting to organize the Afghans against the मुगल्स के खिलाफ क्या है, ये अफगान यानी कि शेरशाह सूरी इनको सबको कहता है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ और हम लोग क्या करें, हुमायूं यानी कि जो नए ये आए हैं मुगल्स, ये अभी कमज़ोर हैं, इनको यहाँ से भगाकर हटा दो और वो सब कुछ क्या हो जाए, हम लोग के अंडर में आ जाए। ये किसका था प्लान, शेरशाह सूरी का प्लान था। ठीक है, ले अब इसमें शेरशाह सूरी जो है, अब समझिएगा एक बात को कि जो शेरशाह सूरी है इसकी कहानी क्या है, वो हम लोग अलग से शेरशाह सूरी के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि उस वक्त बिहार में जो प्रोमिनेंट रूलर था वो कौन था, शेरशाह सूरी। अब ये शेरशाह सूरी जो है ये आया कहाँ से, क्योंकि आपने जब बंगाल पढ़ा, जब आपको बंगाल पढ़ाया गया तो उसमें शेरशाह सूरी आपने नहीं पढ़ा, आपने बंगाल में शेरशाह सूरी नहीं पढ़ा है, या शेरशाह सूरी कैसे राजा बना, क्या बना, आपने ये नहीं पढ़ा है अभी। तो शेरशाह सूरी को हम लोग एक अलग से टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, एक क्लास, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में आपको सारा डिटेल दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत शानदार शासक था। इसने बहुत से बड़े काम किए, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसने बनवाई, इसने नए तरह के क्या किए, मेजरमेंट सिस्टम, बहुत से इसने रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आए। तो शेरशाह सूरी एक इम्पॉर्टेंट रूलर है इंडिया के रेस्पेक्ट में, ये अफगान रूलर है। बट अभी हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो हुमायूं को लेकर है। तो हुमायूं
का शेर शाह सूरी के साथ क्या कहानी चलेगी वो हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखेंगे। जब शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे तो तब हम वहाँ पर समझेंगे कि शेर शाह सूरी ने क्या क्या काम किया। यानी कि हुमायूं को हटाने के बाद, हुमायूं को यहाँ से जब ये हरा देता है तो उसके बाद शेर शाह सूरी के पास पूरा लगभग दिल्ली तक, कन्नौज तक का एरिया इसके कंट्रोल में आ जाता है। तो जब इतना बड़ा एरिया इसके कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये उतने बड़े एरिया पे जब राज करेगा तो वहाँ पर एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, नई इकोनॉमी पॉलिसी, नया सब कुछ ये लेकर आएगा। उसको हम लोग उसके अंडर में देखेंगे। अभी हम लोग हुमायूं पर कंसंट्रेटेड हैं। तो अभी इतना बस समझिए कि हुमायूं दिल्ली के पर शासन कर रहा है। वो हुमायूं को जब पता चलता है कि अफगान रूलर शेर शाह सूरी सभी अफगानों को इकट्ठा कर रहा है, हमको हटाने के लिए, हमको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हुमायूं क्या करता है, अपना पूरा कंसंट्रेशन अफगान्स की तरफ लगा देता है। और जब अफगान की तरफ लगाता है तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है बैटल ऑफ चौसा। क्या होता है? बैटल ऑफ चौसा 1539 में। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ चौसा तक कहानी पहुंची कैसे, अब यहां समझेंगे। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना कहानी? हुआ क्या था, हुमायूं जब इधर आया था तो हुमायूं ने मतलब मार्च किया था, तो हुमायूं को लगभग 6 महीने लग गए थे चुनार वगैरह का एरिया जीतने में। हुमायूं चुनार वगैरह एरिया जीत लेता है। चुनार वगैरह आप देखो तो मिर्ज़ापुर साइड वगैरह यूपी का वही चुनार एरिया है। मिर्ज़ापुर बनारस वगैरह का, मिर्ज़ापुर बनारस के नीचे आपको चुनार मिलेगा। ठीक है, तो वो एरिया हुमायूं जीतता है। यानी कि वो क्या है, यूपी का साउथ का है, यूपी और मध्य प्रदेश का लगभग बॉर्डर एरिया है। मिर्ज़ापुर वगैरह ये सब एरिया कौन, हुमायूं के पास आ जाता है। और शेर शाह सूरी जो होता है वो रोहतास का किला अपने अंडर ले लेता है। ठीक, अब क्या होता है कि जो शेर शाह होता है, शेर शाह कहता है कि ऐसा करो कि बिहार मुझे दे दो। शेर शाह सूरी क्या करता है, एक ऑफर रखता है। ऑफर ये रखता है कि बिहार जो है वो मुझे दे दो और बदले में 10 लाख दिनार, कितना, 10 लाख दिनार एनुअल ट्रिब्यूट के रूप में हमसे ले लो, बंगाल और बिहार के बदले। कौन ये ऑफर रखता है? शेर शाह सूरी। किसको? हुमायूं के पास। ठीक है, लेकिन हुमायूं इस मना कर देता है। हुमायूं क्या करता है, मना कर देता है। क्यों? क्योंकि हुमायूं इस चीज को समझता है कि बंगाल जो है, बंगाल क्या है, एक पोर्ट एरिया है, यानी कि समुद्री किनारा, वहां से फॉरेन ट्रेड हो रहा है, वहां से और भी ज्यादा ट्रेड होगा। तो अगर वहां पर शासन करने वाला व्यक्ति 10 लाख दिनार दे रहा है पर ईयर, इसका मतलब है कि वो 10 लाख दिनार से कई गुना ज्यादा कमाता होगा। अगर कोई मुझे 10,000 रुपये भाड़ा दे रहा है, इसका मतलब 10,000 से अधिक कमा रहा है, तभी तो मुझे 10,000 रुपये उसका रेंट दे रहा है। तो हुमायूं ये सोचता है कि आखिर ये 10 लाख दिनार एनुअल ट्रिब्यूट देने को तैयार है बिहार और बंगाल के लिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा, इससे ज़्यादा इनकम है। और ये चीज़ हुमायूं सोचता था कि इसको मैं डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लूँ। ठीक है, तो इस वजह से हुमायूं जो है ये क्या करता है, मार्च करता है किधर, बंगाल की तरफ, कि किसी तरह से मैं पूरा का पूरा बंगाल जीत लूं और हुमायूं को यहां से हरा दूं। तो कहानी जो शुरू होती है वो बड़ी सिंपल सी कहानी शुरू होती है। होता क्या है देखिए, हाँ समझिएगा, हुमायूं क्या करता है, फर्स्ट क्या होता है, पहले हुमायूं
हुमायूं besieged चुनार, क्या करता है, चुनार को जीत लेता है। और दूसरे साइड में क्या होता है, शेर खां यानी कि शेरशाह, क्या, शेरशाह बेसाइज्ड चुनार, चुनार को जीत लेता है, ठीक। और इधर शेरशाह कैप्चर्ड पावरफुल फोर्ट ऑफ रोहतास, ठीक। ये क्या करता है, शेरशाह रोहतास का बहुत बड़ा एरिया रहता है वो जीत लेता है, ठीक। हाँ, रोहतास, ROHTAS, रोहतास, रोहतास का फोर्ट इसके हाथ में आ जाता है, ठीक। और यहां पर रोहतास में, यहां ब्रैकेट लिखिएगा, इन रोहतास शेरशाह लेफ्ट हिज फैमिली सेफली and invaded Bengal and captured Gaur, its कैपिटल, बंगाल का कैपिटल गौर, ये, हाँ गौर, इट्स कैपिटल, गौर जो है वो क्या है, बंगाल का कैपिटल है। ये एरिया किसके पास आ गया, शेरशाह सूरी के पास, यानी कि चुनार जो है वो किसके पास है, हुमायूं के पास है। और इधर रोहतास और बाद में बंगाल और गौर वाला एरिया किसके हाथ में आ गया, शेरशाह के हाथ में आ गया, ठीक। लेकिन लगातार कन्फ्रंट्रेशन बढ़ रहा था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, लगातार क्या हो रहा था, चीजें खराब होती जा रही थी। तो इसकी वजह से थर्ड स्टेप शेरशाह सूरी क्या करता है, देखिएगा, शेरशाह मेड एन ऑफर टू हुमायूं, शेरशाह मेड एन ऑफर टू हुमायूं that he would surrender Bihar, and will pay an annual tribute, कितना, of 10 लाख दिनार, annual tribute of 10 lakh dinar if he was allowed to retain Bengal, ठीक। बट लास्ट में क्या होता है, बट फोर्थ स्टेज क्या है, बट हुमायूं
declined, but Humayun declined the offer. Humayun declined the offer. हुमायूं क्या करता है, ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, एज ही डज नॉट वांट टू लूज क्या, बंगाल, एज ही डज नॉट वांट टू लूज बंगाल। हुमायूं बंगाल क्यों नहीं लूज करना चाह रहा है? हुमायूं बंगाल इसलिए नहीं लूज करना चाह रहा है क्योंकि बंगाल एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और रिच एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड है। बंगाल में क्या है, एक पोर्ट सिटी है, समुद्री किनारा है, तो यहाँ पर क्या है, एक पूरा तरह से देखा जाए तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड है, जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आने वाला है। और अगर पूरा एरिया अगर आप हुमायूं का देखोगे तो हुमायूं का एरिया जो इसको मिला था वो एक लैंड लॉक्ड एरिया मिला था। हुमायूं गॉट लैंड लॉक्ड एरिया, पूरी तरह से चारों तरफ से क्या था, घिरा हुआ था, किससे, अरे लैंड से। कहीं पर भी इसको सी पोर्ट नहीं मिल रहा था। एक ही रास्ता इसके पास था सी पोर्ट जाने के लिए, जहां से ये अपनी मनमाफिक फॉरेन ट्रेड कर सके वाया सी रूट, वो था बंगाल। और ये बंगाल की तरफ जाना चाहता था उस फॉरेन ट्रेड के लिए। इस वजह से इसने शेरशाह सूरी का ऑफर ठुकरा दिया। तो कहानी यहां पर है, समझिए कि हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ता है, अपना कंसंट्रेशन बंगाल की तरफ करता है। तो जब ये बढ़ता है तो कहां पहुंचता है, चुनार। चुनार कहाँ है, यूपी का एरिया है चुनार। जैसे अगर आप मैप में देखोगे, ये इंडिया का मैप, तो यूपी का अगर आप देखोगे कौन सा, ये मिर्ज़ापुर वाला एरिया। यहाँ अगर आप ये मिर्ज़ापुर वाला एरिया देखोगे तो इसी के आसपास का एरिया चुनार है। ये बनारस और मिर्ज़ापुर के बीच में चुनार का एरिया है। अगर आप स्पेशल आपको यूपी का मैप दिखाया जाए तो आपको दिखेगा, ये देखिए चुनार, ये मिर्ज़ापुर है, ये बनारस है, ये चुनार है। तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाते हैं, ये मुगल सराय। तो इस वाले एरिए पर कहाँ कौन पहुँच चुका था, ये क्या कहते हैं, अरे हुमायूं पहुँच चुका था। और इधर वाले एरिए पर ये आप देखोगे कहाँ पर, सिवान है ना, और ये गोपालगंज, सिवान और सासाराम, इधर ही कहीं आपको सासाराम मिलेगा, ये रहा सासाराम। तो इस सासाराम वाले एरिए पर किसका कंट्रोल था, शेरशाह सूरी का। तो देखिए ये दोनों अब आमने सामने आ गए थे, चुनार और सासाराम की वजह से क्या था, दोनों आमने सामने आ गए थे। तो यहां पर क्या हुआ कि जो ये था शेरशाह सूरी, ये क्या करता है, यहां से चला जाता है रोहतास जीतता है किला, अपने कंट्रोल में लेता है और वहां अपनी फैमिली को छोड़कर इस बंगाल वाले एरिया को जीत लेता है। ये जो आप बंगाल वाला एरिया देख रहे हो इधर वाला, इस एरिया को ये जीत लेता है, जीत कर यहाँ पर आ जाता है। तो अब ये कहता है हुमायूं से कि देखो तुम बिहार ले जाओ, मुझसे बिहार ले जाओ, लेकिन ये बंगाल मेरे हाथ में रहने दो, और ये बंगाल अगर मेरे हाथ में रहा तो मैं तुम्हें 10 लाख दिनार पर एनम के रूप में ट्रिब्यूट देता रहूंगा और मैं यहाँ पर शासन करता रहूंगा। ये ऑफर देता है शेरशाह सूरी, किसको, हुमायूं को। पर हुमायूं इसको रिजेक्ट करता है, यानी कि इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। अब इस ऑफर को डिक्लाइन के बाद हुमायूं बंगाल की तरफ क्या करेगा, मूव कर जाएगा कि बंगाल उसको चाहिए। और उसी बंगाल को जीतने के लिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो बैटल होता है, इसी बैटल को हम किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ चौसा। ये जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ये जो बंगाल के लिए, किसके लिए,
बंगाल के लिए जो बैटल है, इसी बैटल को हम जान रहे हैं बैटल ऑफ चौसा के रूप में। तो अब कहानी शुरू होगी बैटल ऑफ चौसा। दिस इज द क्या है, बैकग्राउंड। ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ चौसा। तो यहां मैंने आपको ये क्या बताया, 1 2 3 4 स्टेप में आपको इसके बैकग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए, किसके, बैटल ऑफ चौसा के। कहानी समझ में आई? तो इसको अब रब करते हैं और बैटल ऑफ चौसा की अब असली कहानी लिखते हैं कि अब वहां क्या होता है। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ चौसा की बैटल ऑफ चौसा हुआ क्यों और वो कैसे उसकी शुरुआत हुई। यहां तक समझ में आ गई कहानी? चलिए अब हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ चौसा को।